गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति के कारण देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कल वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर तीव्रता देख लिया था। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर जो तीव्रता थी ना, वो द्विध्रुव की दिशा में ही थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जो हमने कल बताया था टॉपिक, -q यहाँ पर था, +q यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया था। तो जो द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है ना, माइनस से प्लस की ओर होती है, इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो द्विध्रुव की दिशा इस दिशा में होगा। और तीव्रता जो आई थी पॉइंट P पर, वो भी इसी ही दिशा में ही आई थी ना। आप कल के लेक्चर में देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? निरक्षीय स्थिति में। कहाँ पर देखेंगे? निरक्षीय स्थिति में। तो तीव्रता हम कहाँ देखने वाले हैं? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में हम तीव्रता देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता कहाँ पर? निरक्षीय स्थिति में। चलिए अब हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर ले लेते हैं +q आवेश ना, या ले लेते हैं, चलो +q आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर -q आवेश ले लेते हैं ना। +q -q, बीच की दूरी क्या होगी? 2l होगी ना। तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट P ना, जो कि इसको हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये 2l है, तो यहाँ पर l हो जाएगा, यहाँ पर l हो जाएगा ना। चलिए ये और ये, चलिए अगर हम बात करें, समझिएगा, अगर ये यल और ये यल है ना, हम निरक्षीय स्थिति मतलब इस लाइन के बिल्कुल ऊर्ध्वाधर बिंदु यहाँ पर P ना। अच्छा, अगर ये यल है, अगर ये यल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर हम मान लेते हैं क्या? R है, ठीक है, इसको पॉइंट बना लेते हैं O। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? R है, हम मान लेते हैं ना। अगर R है तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये वाली जो दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B ना। और ये पॉइंट P है ही ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? निकालेंगे तो r² + l² ना। वही दूरी यहाँ पर भी होगी, r² + l² होगी ना। समकोण त्रिभुज ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ना। तो ये r² + l², r² + l² होगा, ठीक है। तो जो दूरी थी यही हमें दूरी निकालनी थी ना। इस दूरी को हमने क्या किया? निकाल लिया। अब जब दूरी को हमने यहाँ पर निकाल लिया तो इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पता है ना। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पता है, तो इस +q आवेश के कारण तीव्रता इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में होगा ना। +q आवेश के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता जो होगी इसी डायरेक्शन में होगी ना। तो हम मान लेते हैं इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में होगा ना, और इस आवेश के कारण तीव्रता पॉइंट P पर E2 इस डायरेक्शन में आएगा, बराबर ना। इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता E1 दूर की ओर होगा, आवेश से दूर की ओर तीव्रता होती है। और -q आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो -q आवेश की ओर ही होती है, ऐसा आपने पढ़ा है ना। अच्छा, अगर हम कहें कि ये जो द्विध्रुव है इस लाइन से थीटा कोण पर है ना, तो ये भी क्या होगा? थीटा कोण पर ही होगा ना। तो देख सकते हैं कि जो द्विध्रुव है ना, ये कौड़ी r² + l² कौड़ी r² + l² ना, क्योंकि आप पढ़े हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, जिसके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे ना। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, अगर हम यहाँ से बीच से एक लाइन इस AB के पैरेलल अगर खींचे ना, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस AB के पैरेलल अगर हम यहाँ पर लाइन खींचे तो ये वाली लाइन ना, यहाँ पर देखिए एकांतर कोण थीटा बना रहा है ना, और ये थीटा, तो ये संगत कोण के कारण यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा ही होगा।
ना, क्या होगा, थीटा ही होगा ना। तो ये देखिए, ये एकांतर कोण के कारण ये बराबर है और ये संगत कोण के कारण बराबर हो जाएगा ना। अगर टोटल कोण की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। अगर हम टोटल कोण की बात करें तो क्या होगा, 2 थीटा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश कारण E1 इसी लाइन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में ना, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण ये जो होगा E2 इसकी तरफ होगा। तो इस पॉइंट P पर दो तीव्रताएं मतलब कि दो तीव्रता दर्शा रही है, एक प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू आवेश के कारण ना। इस पॉइंट P पर दो तीव्रता आपको दिख रही हैं, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 बाहर की तरफ, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 उसी की ओर ना। तो इस दशा में अगर हम देखें तो परिणामी जो तीव्रता होगा ना, सदिश राशि परिणामी जो तीव्रता होगा, तो हम क्या करेंगे बताओ, सदिशों के योग के नियम विधि से हम लगाएंगे ना। तो दो तीव्रताएं अगर एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और उसके बीच का अगर हमें कोण पता है, तो हम परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, E बराबर कौड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2, थीटा हम क्या है 2 थीटा, तो cos 2 थीटा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं ना। तो आइए हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हम निकाल लेते हैं, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इस विधि से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर तीव्रता ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, यानी कि क्यू आर क्या है बताओ, कौड़ी मार स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ना। अच्छा, यहाँ लिखेंगे आवेश से दूर, यहाँ लिखेंगे आवेश से दूर ना, दिशा बताना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण ना बिंदु P पर तीव्रता ना। तो क्या होगा बताओ, E2 इक्वल टू 1/4πε0 ना, 4πε0 क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ लिखेंगे आवेश की ओर, आवेश की ओर, बात समझ आ रही। चलिए, परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें, परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें तो E इक्वल टू क्या होगा, करड़ी में E इक्वल टू क्या होगा, करड़ी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 cos 2 थीटा ना। क्या होगा, परिणामी तीव्रता E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 cos थीटा। यहाँ पर देखेंगे E1 और E2 ये दोनों बराबर है ना, E1 और E2 दोनों बराबर है। तो थोड़ा सोल्यूशन को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर मान लेंगे क्या, x, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है ना, x मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू कौड़ी में x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2E1 यानी कि x इंटू E2 x इंटू cos 2 थीटा। यहाँ पर देखिए E इक्वल टू x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा। चलिए देखिए, यहाँ पर हम देखिए 2x स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो हम 2x स्क्वायर को अगर हम बाहर करेंगे तो आ जाएगा E इक्वल टू कौड़ी में 2x, यहाँ से देखिए 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा का मान क्या होगा, cos 2 थीटा का हो जाएगा सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए जो ये 2 है बाहर निकलेगा कड़ी में, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2 ना, तो कड़ी हट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पर x तो बाहर ही है, cos स्क्वायर थीटा अगर देखें तो cos थीटा हो जाएगा ना। चलिए,
तो यक्स का मान क्या है, यक्स का मान यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम थे ना। तो हो जाएगा E इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कास थीटा ना, क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा। चलिए, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है ना, आधार बटा कड़। देखिए कास थीटा बराबर क्या होगा, अब देखिए थीटा है, अगर ये देखो तो समकोण त्रिभुज है, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कड़, तो यल बटा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2q बटे में 2q बटे में 4πε0, 2q बटे में 4πε0, यहाँ है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ना। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कड़, आधार यानी कि यल बटा कड़ यानी कि कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 ना। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि 2q बटे में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहाँ पर यल बटा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इधर मिटाते हैं, 2ql, तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 2ql बटे में 2ql बटे में, यहाँ पर देखिए ये पावर में हमारा 1 है, ये पावर में हमारा 1/2 है ना, ये पावर में हमारा 1 है, ये पावर में हमारा 1/2 है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2ql 4πε0, यहाँ पर हो जाएगा एक में आधा जुड़ेगा, अगर पावर में एक और यहाँ पर आधा कड़ी में है तो यानी कि आधा है, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर में 3/2। तो यहाँ से देख सकते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा 2ql को हम p मान लेते हैं ना, क्योंकि p के बराबर होता है 2ql। यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर में 3/2। और हमने बताया है कि यल जो है वो मच लेस दैन क्या है, कैपिटल आर है ना, तो यल को हम छोड़ सकते हैं। तो इज इक्वल टू आ जाएगा p बटा में 4πε0 ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर के पावर में क्या आ जाएगा 3/2, तो इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा इज इक्वल टू p बटे में 4πε0, यहाँ पर आ जाएगा आर का क्यूब। अगर आप निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति की तीव्रता की अगर बात करेंगे, निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति की तीव्रता की बात करेंगे, तो अच्छी स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में 2 गुना होता है, या कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति की तुलना में निरक्षीय स्थिति की तीव्रता आधा होता है। उसमें 2p अपन में 4πε0 इंटू आर क्यूब होता है, यहाँ पर p बटा 4πε0 इंटू आर का क्यूब है। तीसरा टॉपिक इसमें सामान्य बिंदु पर, यानी कि जनरल केस पर था ना, सामान्य बिंदु पर, सामान्य बिंदु पर। अब ये देखिए जो सामान्य बिंदु पर तीव्रता है, सामान्य बिंदु पर तीव्रता है जनरल कंडीशन में, तो अगर आप अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो दोनों का यहाँ पर मिक्सचर होता है सामान्य बिंदु पर। तो सामान्य बिंदु पर क्या है, यानी कि ऐसा बिंदु जहाँ पर तीव्रता निकालने के बाद हम अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों की तीव्रता हम निकाल सकते हैं, तो वो हमारा जो पॉइंट होगा वो सामान्य बिंदु कहलाएगा। ठीक है, सामान्य बिंदु की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, द्विध्रुव है, -q + q जो भी है, -q + q। तो अगर हम यहाँ पर तीव्रता की अगर हम बात करें तो सामान्य बिंदु यानी कि यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट P हो गया ना। और द्विध्रुव की दिशा जो होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, द्विध्रुव की जो दिशा होती है -q से +q की ओर होती है। अगर -q से +q की ओर द्विध्रुव की दिशा होती है
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट P है इस द्विध्रुव से कहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर पॉइंट P की अगर हम बात करें तो इस द्विध्रुव से यह जो पॉइंट P है तो किधर है, द्विध्रुव से पॉइंट P किधर है। तो देखिए द्विध्रुव से पॉइंट P किधर है, तो यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो इसको हम मिलाते हैं, मान लो कि इस द्विध्रुव से ना, इस द्विध्रुव से ये जो पॉइंट P है यह r डिस्टेंस पर है तथा थीटा कोण पर है। क्या, r डिस्टेंस पर है, थीटा कोण पर है। तो पॉइंट P का जो निर्देशांक होगा ना, पॉइंट P का जो निर्देशांक होगा r कामा थीटा होगा। क्या होगा, r कामा थीटा। तो ये निर्देशांक कैसे लिखते हैं, ये निर्देशांक यानी कि इस द्विध्रुव से r दूरी पर तथा थीटा कोण के झुकाव पर है ना। इस द्विध्रुव से r दूरी पर है पॉइंट P और थीटा कोण के झुकाव पर है, यानी कि r कामा थीटा कहलाएगा। यानी कि यहाँ का जो निर्देशांक होगा r कामा थीटा। देखिए हम समकोणीय अक्षों का निर्देशांक पढ़े, क्या पढ़े हैं, समकोणीय अक्षों का निर्देशांक पढ़े हैं, x x डैश y y डैश ना, समकोणीय अक्षों का निर्देशांक पढ़े हैं। और जो कि ये निर्देशांक आपका समकोणीय अक्षों का नहीं है ना, यह निर्देशांक आपका समकोणीय अक्षों का नहीं है। तो इस निर्देशांक को हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू ये हमारे द्विध्रुव हो गया ना। अब यहाँ पर निर्देशांक बताने का मतलब ये होता है कि इस लाइन से कितनी दूरी पर है, तो उस दूरी को हम x अक्ष पर लिख लेते हैं, और जितने कोण पर झुका है उस कोण को यहाँ पर, अगर यहाँ पर 30 अंश है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 30 अंश लिख देंगे। तो r कामा कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल केस की बात करेंगे, सामान्य बिंदु पर तीव्रता की बात करेंगे ना, सामान्य बिंदु की तीव्रता की हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, तो जैसे मान लीजिए ये द्विध्रुव है ना, और इस द्विध्रुव की दिशा मान लेते हैं, इस द्विध्रुव की दिशा P यानी कि इधर है। तो यहाँ से हमें, यहाँ से एक निर्देशांक है, एक पॉइंट है, यहीं पर हमें क्या करना है, तीव्रता बताना है ना। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, r है। चलिए यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, r कामा थीटा होगा। तो कहीं कहीं ये कोण क्या है हमारा, थीटा है, और ये हमारा क्या है, द्विध्रुव यानी कि P है। इतनी बातें समझ आई, ये हमारा क्या है, द्विध्रुव P है। अब देखिए इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर हम तीव्रता पॉइंट P पर निकालने वाले हैं ना, इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर तीव्रता हम पॉइंट P पर निकालने वाले हैं। और जब पॉइंट P पर यहाँ पर हम निकालेंगे, द्विध्रुव के कारण यहाँ पर तीव्रता पॉइंट P पर निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी तीव्रता हम निकाल सकते हैं किस प्रकार। ठीक है, तो कैसे हम इसकी तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि इस द्विध्रुव से ये पॉइंट जो P है ना, ये ध्यान देना स्मॉल p, ये हमारा क्या है, कैपिटल P, ये हमारा कैपिटल P है, ये ध्यान देना स्मॉल p है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल P है द्विध्रुव। ठीक है, या तो इसका निर्देशांक हम यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम तीव्रता अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस द्विध्रुव से ये जो निर्देशांक है ना, या ये जो पॉइंट यम है, यह नहीं अच्छी स्थिति में है, न ही निरक्षीय स्थिति में है, न ही ऊर्ध्वाधर बिल्कुल है और न ही क्षैतिज बिल्कुल है, यानी कि इन दोनों से भिन्न है ना, इन दोनों से भिन्न है। अगर हम इस द्विध्रुव का घटक करें, समझिएगा, अगर हम इस द्विध्रुव यानी कि इस P का अगर हम घटक करेंगे, तो इस P का घटक जो आएगा, इस P का ध्यान देना, इस P का हम घटक कर रहे हैं, तो ये थीटा कोण पर है, तो इस P का घटक थीटा कोण पर अगर है तो ये घटक ये हो जाएगा, ये वाली लाइन समझिएगा, ये वाली लाइन थीटा पर है, कोण पर है। तो इस लाइन को हम, ये P है तो ये थीटा आता है, तो यहाँ लिख देंगे P का थीटा ना, इस P का हम एक घटक ये कर लिए P का थीटा। अब देखिए P का थीटा से 90 डिग्री हमारा जहाँ बनेगा, ये P का थीटा से 90 डिग्री समझ लो, यहाँ पर ये यहाँ से 90 डिग्री मान लेते ये बनेगा ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, P का थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा P साइन थीटा ना। तो हम P के दो घटक किए, एक P का थीटा कर लिया ना, एक P साइन थीटा कर लिया ना। इस P के हमने दो घटक, एक P का थीटा किया, एक P साइन थीटा किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमने घटक किया P का थीटा P साइन थीटा घटक जो किया ना, P का थीटा P साइन थीटा जो हमने घटक किया ना, इस P का, ये देखिए P का थीटा क्यों हुआ, क्योंकि कोण की यानी कि ये कोण था,
तो कोण के डायरेक्शन में काश होता है और बिल्कुल काश से बिल्कुल 90 डायरेक्शन में जहाँ से हमने घटक किया है उस तरफ हमारा क्या होता है, साइन होता है। ऐसा आपने पढ़ा है ना घटकों के वियोजन में, या सॉरी सदिशों के वियोजन में, ऐसा आपने पढ़ा है ना। तो जिस दिशा में कोण होता है वहाँ पर काश हो जाता है और उससे बिल्कुल लेते हुए जिसका हमने घटक किया उसी डायरेक्शन में जाते हुए 90 डिग्री पर हमारा साइन मिल जाता है ना। तो ये पी कास थीटा, ये पी साइन थीटा, ये दो घटक बने ना। पी कास थीटा, पी साइन थीटा, ये दो घटक बने। अच्छा, अब ये बताइए जो पी कास थीटा होता है यानी कि जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है ना, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है ना, उस बिंदु को अगर देखें तो ये है हमारा। तो ये जो जिस बिंदु पर तीव्रता निकालना है और उसी दिशा में जो द्विध्रुव है वो निरक्षीय स्थिति कहलाएगा ना, समझिएगा। जैसे यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, ये द्विध्रुव का डायरेक्शन हो गया और यहाँ पर हम तीव्रता निकालने वाले हैं। तो जहाँ पर तीव्रता निकालने हैं ना, जहाँ पर तीव्रता निकालना है उस लाइन में द्विध्रुव अगर है, उसी डायरेक्शन में अगर द्विध्रुव है, द्विध्रुव की भी दिशा है ना, तो ये द्विध्रुव पी हो गया, ये पॉइंट पी, इस पर तीव्रता में निकालनी थी। तो उस लाइन पर द्विध्रुव उसी की दिशा है ना, उसी की दिशा में द्विध्रुव है और उसी पर तीव्रता निकालना है ना, उसी की दिशा में द्विध्रुव है, उसी पर तीव्रता निकालना है। तो वो हमारा जो डायरेक्शन होगा ना, वो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो कैसा डायरेक्शन होगा बताइए। वो जो हमारा डायरेक्शन होगा ना, वो अच्छी स्थिति का डायरेक्शन होता है ना, अच्छी स्थिति का डायरेक्शन होता है। बात समझिएगा, क्या होता है, अच्छी स्थिति का डायरेक्शन होता है। तो कहें कि ये अच्छी स्थिति, तो यहाँ पर द्विध्रुव पी है कि पी कास थीटा है, तो यहाँ पर द्विध्रुव क्या है, पी कास थीटा है ना, यहाँ पर द्विध्रुव क्या है हमारा, पी कास थीटा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये अच्छी स्थिति के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं, अच्छी स्थिति में जो तीव्रता है उसको निकाल लेते हैं, फिर निरक्षीय स्थिति में जो पी साइन थीटा है उसके कारण तीव्रता निकाल लेते हैं। और दोनों फार्मूले हमें पता है ना। अच्छी स्थिति का फार्मूला क्या पता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में आर क्यूब ना, क्या पता है 2p बटा में आर क्यूब। बात समझना, क्या पता है 2p बटा में आर क्यूब, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में क्या है, आर क्यूब। बोलो चीजें क्लियर है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर p लिखा जाएगा, p कास थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि जब p था द्विध्रुव, जब द्विध्रुव का परिमाण खुद p था तो हम p लिखते थे, लेकिन अब द्विध्रुव का परिमाण p नहीं, p कास थीटा है ना। अब द्विध्रुव का परिमाण जो था, जो द्विध्रुव मिला है वो p नहीं मिला है, p कास थीटा। तो यहाँ पर p का जगह क्या लिखा जाएगा, p कास थीटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अच्छी स्थिति ना, यहाँ लिखेंगे पी कास थीटा के कारण, पी कास यानी द्विध्रुव पी कास थीटा के कारण बिंदु यम पर तीव्रता, क्या बिंदु यम पर तीव्रता। तो द्विध्रुव पी कास थीटा के कारण बिंदु यम पर जो तीव्रता है वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर देखिए ये सूत्र क्या है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब। तो p का जगह क्या लिखा जाएगा, पी कास थीटा, तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कास थीटा बटे में क्या मिल जाएगा, आर क्यूब। क्योंकि दूरी यहाँ से लेकर यहाँ क्या है, आर ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यूब। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमने अच्छी स्थिति में निकाल लिया ना, अच्छी स्थिति में निकाली। अब हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 2p कास थीटा बटा में आर क्यूब, 2p कास थीटा बटे में आर क्यूब, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये तो अच्छी स्थिति में था, जो p कास थीटा था इस द्विध्रुव, क्योंकि ये द्विध्रुव बहुत छोटा होता है ना, आपको समझाने के लिए केवल इतना बड़ा बना दिया जाता है। अब देखिए अगर हम p साइन थीटा की बात करें तो ये दोनों जो द्विध्रुव है वो इसी पॉइंट पर है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, फर्क यही है। तो इस द्विध्रुव जो है ये पी साइन थीटा जो है वो यहीं पर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस दिशा में बता रही है ना, इसकी जो डायरेक्शन है इस दिशा में बता रही है, लेकिन दूरी दोनों के कारण क्या है, दूरी जो है दोनों की जो दूरी है यहाँ से आर ही होगी ना, क्योंकि दोनों इतने स्मॉल हैं, क्योंकि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, फर्क केवल इसका यही है। तो यहाँ लिखेंगे कि द्विध्रुव पी साइन थीटा के कारण बिंदु यम पर तीव्रता, क्या बिंदु यम पर तीव्रता।
द्विध्रुव पी sin थीटा के कारण बिंदु यम पर तीव्रता। तो देखिए ये जो द्विध्रुव है ना, ये द्विध्रुव डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर तीव्रता की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री पर है। और जब किसी द्विध्रुव से 90 डिग्री पर तीव्रता की बात करते हैं तो वो क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है ना। तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगा, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2। तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0। तो 2p नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, p होगा। तो p क्या है, p sin थीटा। तो p sin थीटा क्या हो जाएगा, r का क्यूब। ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए दोनों द्विध्रुव के कारण तीव्रता हमने निकाली, क्योंकि इस p को जब हमने विभाजित किया तो दो द्विध्रुव मिले, एक p sin थीटा मिला, एक p cos थीटा मिला। तो इन दोनों के कारण बिंदु यहाँ पर जो तीव्रता है वो क्या मिला हमारा, एक ये मिला, एक ये मिला। अब जब जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी, इन दोनों के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी किधर होगी। तो देखिए हमने बताया था ना कि निरक्षीय स्थिति के कारण जो तीव्रता हमने निकाला था वो जिस दिशा में द्विध्रुव था, द्विध्रुव की डायरेक्शन जिधर थी उधर ही तीव्रता की डायरेक्शन भी थी। तो यानी कि इस वाले द्विध्रुव का तीव्रता की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसको हमने E1 दिखाया ना, क्या दिखाया, E1। अब देखिए p sin थीटा जो था ना, अच्छा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। जैसे क्या था, यहाँ पर प्लस क्यू लिया था, आप देख सकते हैं अभी हमने बताया, यहाँ पर माइनस क्यू लिया था, यहाँ पर हमने तीव्रता निकाला था, ये लो ऐसे ना। ये देखो E1 इधर था और E2 इधर था। ये देखिए माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, द्विध्रुव की दिशा इधर हो गई ना, क्योंकि माइनस और प्लस की तरफ द्विध्रुव की दिशा होती है। और जो तीव्रता आई थी E1 और E2 को परिणामी इधर आई थी ना, तो ये तीव्रता की दिशा थी। तो आप समझ सकते हैं कि द्विध्रुव की दिशा इधर है और तीव्रता की दिशा इधर है। मतलब जो अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता की दिशा होगी द्विध्रुव के दिशा के बिल्कुल एंटी पैरेलल होगी ना, द्विध्रुव के दिशा के बिल्कुल एंटी पैरेलल होगी। यानी कि द्विध्रुव की दिशा इधर होगी और तीव्रता की जो दिशा होगी बिल्कुल इसके दिशा के बिल्कुल विपरीत होगी। बात समझ रही है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर द्विध्रुव की दिशा इधर है ना, जो तीव्रता की दिशा होगी इसके कारण यहाँ पर इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल होगी। यानी कि यहाँ पर, यानी कि E1 यहाँ पर, E2 यहाँ पर, यानी कि जो दिशा होगी निरक्षीय स्थिति के कारण इसके बिल्कुल एंटी होगी और पैरेलल होगी। यानी कि इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर और इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर। तो यहाँ पर जो कोण होगा उसी कोण के कारण तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए कोण देखते हैं ना, अब आइए कोण देखते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर अगर हम p sin थीटा इधर है तो तीव्रता की दिशा इसके कारण यहाँ पर हो गई, और ये लाइन इधर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये लाइन बिल्कुल इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए ये E1 और ये E2 ना, इसके बीच में यहाँ पर कोण कितना था ना, इसके बिल्कुल यहाँ पर कोण कितना था, 90 डिग्री था ना। क्योंकि जो घटक होता है, जो दोनों घटक होते हैं उन दोनों घटकों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है ना। दोनों घटकों के बीच का जो कोण होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बात समझना नहीं, कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जरा समझिएगा, ये लाइन बिल्कुल आगे बढ़ गई ना, ये लाइन बिल्कुल आगे बढ़ गई, और ये जो लाइन है बिल्कुल क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है। समझिएगा यहाँ पर ये वाला कोण, यहाँ पर ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर ना, क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो कोण है वो 90 डिग्री है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो बचा कितना, ये 90 डिग्री ही बचा ना, बचा यहाँ पर कितना, ये 90 डिग्री ही बचा। बात समझने, यानी कि यहाँ पर जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता ना, तो क्या होगा बताओ, परिणामी तीव्रता तो इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, जब दोनों 90 डिग्री कोण होंगे तो परिणामी तीव्रता हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर E2 का स्क्वायर। चलिए E1 क्या है, यहाँ पर देखिए E1 है हमारा 1/4πε0 ना, 2p cos थीटा ना, क्या होगा r का क्यूब ना, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ना, तो स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा E2, यानी कि 1/4πε0 ना p sin थीटा बटा में r क्यूब, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बातें समझ आई। अब ऊपर देख मिटाते हैं।
यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों में देखिए ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा ना, आर क्यूब का भी स्क्वायर रहेगा तो ये बाहर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/4πε0, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी बाहर होगा, ये भी बाहर होगा ना, तो यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। इतना तो हम बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2p cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ जाएगा sin स्क्वायर थीटा ना। यहाँ पर देखिएगा p स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो यहाँ जाएगा इज इक्वल टू p बटे में ना, इज इक्वल टू p बटे में 4πε0 इंटू आर का क्यूब। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, तो 4 का स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पर बाहर करें ना, sin स्क्वायर थीटा को अगर हम तोड़े तो आ जाएगा इज इक्वल टू p/में 4πε0 इंटू आर का क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, तो 4 का स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर थीटा यानी 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1 ना, 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही आपका तीव्रता की यही सामान्य बिंदु पर तीव्रता का सूत्र है ना। अच्छा, ये सामान्य बिंदु पर तीव्रता का सूत्र हो गया। अगर आप इस सूत्र को अगर अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति को दोनों को अगर समझना चाहते हो तो इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हो। दोनों सूत्र बन जाएंगे आपके, निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति का। अगर हम अच्छी स्थिति की अगर बात करें तो जिस दिशा में द्विध्रुव है उसी दिशा में हमारी तीव्रता है ना। जिस दिशा में द्विध्रुव है उसी दिशा में तीव्रता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, तो 3 1 का 3 और 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2p/में 4πε0 इंटू आर क्यूब। अच्छा, अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो द्विध्रुव जहाँ पर तीव्रता निकालना होता है द्विध्रुव से बिल्कुल किस दिशा में होता है, 90 डिग्री पर होता है। अगर 90 डिग्री पर होता है तो थीटा मान क्या होगा, 90, तो cos 90 वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई p में तो p/4πε0 आर क्यूब। ये निरक्षीय स्थिति का सूत्र हो जाएगा ना, ये आपका निरक्षीय स्थिति का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी तीव्रता का जो द्विध्रुव के कारण तीव्रता था वो हमने पूरा डिस्कस किया ना। तो तीव्रता में 3 चीज़ें आपने पढ़ा, अच्छी स्थिति में तीव्रता, द्विध्रुव के कारण, फिर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, द्विध्रुव के कारण, फिर आपका ये सामान्य बिंदु पर द्विध्रुव के कारण तीव्रता।